अगला है साहब मॉरिशस सरकार। मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर 12 मार्च 2024 को मॉरिशस गईं, जहां पोर्ट लुइस में मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भारतीय मूल की है साहब, याद रखिएगा। मॉरिशस सबसे अधिक पूरी दुनिया में भोजपुरी भाषा पूछल जाएगा, कहाँ बोला जाता है? मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में। सबसे अधिक पूरी दुनिया में भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में। वो एक तरह से समझिए सब बिहारी जाके वहाँ बसल है, वो बिहारे है मॉरिशस। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ये कहाँ अवस्थित है? ये हिंद महासागर में अवस्थित है, याद रखिएगा साहब। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह को रुपे कार्ड उपहार स्वरूप देकर के 14 परियोजनाओं की घोषणा किया है। राष्ट्रपति जो है ना, रुपे कार्ड लॉन्च कहाँ कर दिए है? मॉरिशस में। इससे पहले भी आपको बताए, इससे पहले भी कई जगह बोले हैं रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दिया गया। तो पूछा जाएगा कि अभी द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की उपाधि दिया है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? मॉरिशस के द्वारा। मुर्मू वहां के प्रवासी भारतीय के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है और वहां मुर्मू गंगा तालाब परिसर और महात्मा गांधी संस्थान का भी क्या किया है? अवलोकन किया है। अभी आपको पता है महात्मा गांधी पर अपना जो प्रधानमंत्री हैं वो एगो वक्तव्य दिए थे इंटरव्यू में। ऐसे जो भी उनका इंटरव्यू लेने वाला था वो सब उन्हीं का तलवा चाटने वाला मीडिया था। अंजना आपको पता है, सुधीर चौधरी, वो उसी का तलवा चाटता है। वो मीडिया नहीं है, सीधा समझिए वो प्रमोटर है बीजेपी सरकार की। उनसे सवाल पूछा गया नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी बोले कि गांधी फिल्म से पहले महात्मा गांधी को कोई जानता था? तो हम लोगों ने गांधी फिल्म बना करके महात्मा गांधी को प्रमोट किया। एगो बात बताए, गांधी को कोई नहीं जानता था? हमारे नोट पर गांधी का फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री उससे पहले से है। और जब देश विदेश का लोग आता होगा तो यहाँ पर भारतीय रुपया यूज करता होगा, तो कैसे नहीं जानता होगा साहब? और आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी को कम से कम, प्रधानमंत्री हैं तो कम से कम अपने अधिकारियों से एक बार पूछ लेते, तनी जीके जीएस पढ़ लेते, हमरो क्लास कम से कम एक आध बार देख लिया करते, ज़्यादा बढ़िया रहता। कि 2014 से पहले दुनिया के 110 देशों में गांधी का प्रतिमा है। जब देश पूरे दुनिया नहीं जानता था अगर गांधी को, तो 110 देशों में गांधी जी का प्रतिमा कैसे बन गया? 2014 से पहले 100 देशों में था, कैसे बन गया? ब्रिटेन, अकेले ब्रिटेन में 5 प्रतिमा, जो भारत पर राज किया ब्रिटेन अंग्रेज, उस देश में गांधी जी का 5 प्रतिमा। यूएसए जो सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पर 3 गो गांधी जी का प्रतिमा। अफ्रीका में प्रतिमा, आपको पता है कि अफ्रीका जिसका जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है नेल्सन मंडेला, उसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उनके ऑफिस में लगा हुआ है, वो गांधी के विचारधारा से जुड़े हुए थे। वो भी अहिंसा की लड़ाई लड़े और गांधी जी की तरह 15 वर्ष तक वो जेल में बंद रहे। तो बताइए 110 देश में जिस व्यक्ति का प्रतिमा हो और उस व्यक्ति को गांधी नहीं जान, क्या कहते हैं, पूरी दुनिया नहीं जानता है क्या? कम से कम एक बार गूगल वो सर्च कर लेते हैं, बताइए। और एको को मीडिया वाला ही नहीं बोला कि गांधी को नहीं जानता था, तो फिर 110 देशों में कैसे प्रतिमा लगा हुआ है? बताइए। गजब हाल, माने कुछ भी बोल देता है, लोग मानने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए, तो याद रखिएगा कि आप देखिए मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान वहाँ खुला हुआ है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है यहाँ पे। गांधी के नाम पे कई संस्थान हैं पूरी दुनिया में, समझ में आई बात है कि नहीं? और एक बात, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री स्वयं भी कहीं जाते हैं ना, जब शुरू में जाते थे तो अपना परिचय देते थे कि हम महात्मा गांधी के धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं।
जब अपना परिचय बताने के लिए गांधी का प्रयोग किया जा रहा है तो बताइए इसका मतलब है कि गांधी को जानता होगा तब ना उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा लोग उनको जान क्या गया दुनिया में, आज गांधी को नीचे दिखाने के चक्कर में है। मतलब उनके कहने का मतलब सीधा था कि महात्मा गांधी और को छोड़ दीजिए, अब सीधा हमको जानता है पूरा दुनिया, गांधी फांदी कुछ नहीं है। बताइए देश का अपमान क्या है कि नहीं है? हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य है, उसमें सेकेंड लाइन लिखा हुआ है हमारे देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता में जो भी क्रांतिकारी अपनी भूमिका निभाए हैं उसके विचारों को, उनके स्मरण को अपने हृदय में संजो करके रखे। लिखल है कि नहीं लिखल है? अगर गांधी के बारे में ऐसा वक्तव्य किया जाता है, गांधी का अपमान है कि नहीं है? और जो गांधी का अपमान करे क्या वो देशभक्त हो सकता है क्या? बताइए। तो इस तरह की बात है, समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअली है क्या, मीडिया वाला पूछता क्या, वो अपने पढ़ के जाता तब ना 110 देश में है कि कितना देश में है, उसको खुद पता रहता तब ना। चलिए उसको तो एक अकेला सब पे भारी करने से फुर्सते नहीं मिलता। हेडलाइन देगा ब्रेकिंग न्यूज, एक अकेला सब पर भारी। तनी छोड़ दे नीतीश को, बुझा जाएगा अकेला, बुझा जाएगा कि बारे में एक अकेला सब पर भारी है। तनी नीतीश नायडू को छोड़ के साइड हो जाए, बुझा जाएगा। क्या बोले? अब बोलबे नहीं करेगा, पता है ना, जो ही बात बोलेंगे ना दोनों हट जाएगा। ऐसे हमारा जो शेर है वो बैसाखी पर आ गया है। पाकिस्तान में 16वीं लोकसभा, आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी की प्रतिमा पाकिस्तान में लगल है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पाकिस्तान में लगल है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गांधी का प्रतिमा चीन में लगल है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो अपना दुश्मन देश है। अब कौन जानेगा ये पहले बताइए। हाँ चलिए, पाकिस्तान में 16वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ भी चुनाव हो गया है। अपना यहाँ 18वीं, उसके यहाँ 16वीं, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जैसे भारत में नहीं मिला, किसी दल को मिला नहीं मिला, उसी तरह से पाकिस्तान में भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। परंतु नवाज शरीफ की नेतृत्व वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन एवं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपुल्स पार्टी गठबंधन का शहनवाज शरीफ के नेतृत्व में सरकार बनाई है। जैसे नीतीश नायडू के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाई है, उसी तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये सब मिलकर के क्या कर लिया है, सरकार बनाई है। माने सरकार बैसाखी का भारत में भी और सरकार बैसाखी का पाकिस्तान में। जेनेटिक गुण है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना दोनों का, है कि नहीं? तथा राष्ट्रपति बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी बने हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बिलावल भुट्टो के पिताजी आसिफ अली जरदारी। कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। इस बात को याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 336। ऐसे इतना डीपली पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना दुश्मन है, तनी अपना भी जानकारी रखना चाहिए। दुश्मन की जानकारी बहुत बारीकी से रखना चाहिए। 336 3 3 6 कितना होता है? 3 3 3 3 कितना होता है? 6। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और पीटीआई, अब देखिएगा पीटीआई समर्थित, पीटीआई समझते हैं? नहीं समझते हैं? गड़बड़ा दिए। इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ, तहरीक ए इंसाफ, इस पार्टी को 93 गो सीट मिला है। एक्चुअली था क्या आपको बताते हैं। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट तहरीक ए इंसाफ पार्टी का इमरान खान जो है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि जितना भी गिफ्ट पाकिस्तान को विदेश से मिला था ना, महंगा महंगा, वो इमरान खान क्या कर दिया, बेच करके सब पैसा जेबा में रख लिया। जब भी कोई भी देश का, अगर कोई भी देश को अगर कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो वो उस देश का उपहार होता ना कि उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो वो उसका
उपहार पर पूरे देश का अधिकार होता है, लेकिन आरोप लगाया गया कि इमरान खान इस उपहार को क्या कर लिया है, अरबों का उपहार था, सब बेच करके पैसा जेबी में ठूस लिया है। इसीलिए करके वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकता है उस पार्टी का लोग। समझ में आई बात है कि नहीं, उस पार्टी पर बैन कर दिया। इसके वजह से क्या कर लिया, ये इमरान खान के पार्टी का जो नेता था ना वो होशियार बना, वो पार्टी छोड़ दिया, पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ गया। समझ में आई बात है कि नहीं, पार्टी छोड़ दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ गया। पार्टी पर न रोक लगा, निर्दलीय में थोड़े रोक लगा, सदस्यता त्याग कर दिया पार्टी का और निर्दलीय चुनाव लड़ गया और सबसे अधिक मत लेकर के, सबसे अधिक वोट लेकर के आया कौन, पीटीआई 93 को सीट लेकर के आया, ठीक है। और पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को कितना सीट मिला, 75 को। और पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कितना मिला, 54 को। अब ये दोनों मिलकर के क्या कर लिया, सरकार बना लिया। जिसके पास अधिक बहुमत है वो बेचारा विपक्ष में बैठ गया और जिसके पास नहीं है दोनों मिलकर क्या कर लिया, सरकार बना लिया। याद रखिएगा वहां के राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है ऐवान ए सद्र, राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं वहां पर, ऐवान ए सद्र, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 88.84% मत के साथ 5वीं बार पुनः राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं। कितना परसेंट मत मिला देखिए, लगभग 89% उसको वोट मिला व्लादिमीर पुतिन को, और ये लगातार 5वां बार राष्ट्रपति बने हैं और ये 2000 से राष्ट्रपति पद पर हैं और ये पुनः 6 वर्ष के लिए 2030 तक क्या रहेंगे, माने 2000 में बना है 2030 तक ही राष्ट्रपति रहेगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। जनता यहाँ का देखिए 88.84 करोड़ का क्या कहते प्रतिशत वोट दिया है उसको। देख लीजिए व्लादिमीर पुतिन को, देख रहे हैं ना, क्या बोले, क्या वहाँ जनता चुनती है ना, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव ना सीधा जनता से होता है, समझे बात को। अमेरिका में भी सीधा जनता से होता है, समझ में आई बात है कि नहीं। केवल भारत में नहीं होता, भारत में तो नहीं बोले आपको, मुंह ठोकवा होता है, राष्ट्रपति थोड़े होता है। चलिए कल बोले थे ना, चलिए नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नेपाली कम्युनिटी पार्टी एवं शेर बहादुर देउवा की पार्टी नेपाली कांग्रेस गठबंधन करके सरकार चला रही थी, परंतु प्रचंड ने, कौन प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ के केपी ओली शर्मा की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी से गठबंधन करके स्वयं पुनः पीएम बना और ये नेपाली सरकार पूर्णतः चीन समर्थित बन चुका है। समझिएगा यहाँ का खेल क्या है। पहले जो सरकार चल रही थी वो पुष्प कमल दहल प्रचंड प्लस शेर बहादुर देउवा का, ये शेर बहादुर भारत समर्थित था, भारत सरकार के तरफ इसका झुकाव था। समझ में आई बात है। इसलिए करके अभी तक ये दोनों जो सरकार चल रही थी वो भारत के समर्थन में थी, व्यापार वगैरह हर चीज भारत के सपोर्ट में कर रही थी। यहीं पर एगो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जेकर नेता कौन है, केपी शर्मा ओली, केपी ओली कौन है, केपी ओली। ये पागल आदमी चीन का समर्थक है, समझ में आया कि नहीं है। ये जो है ना एकरा जेनेटिक में ना चीन घुसल है, समझ में आई बात कि नहीं है। एक जीन जो है कहाँ से मंगाया गया है, चीन से। ये जब सरकार में आता है, ये आपको पता है केपी शर्मा ओली जब सरकार में आया था तो भारत और नेपाल के बीच में बहुत झगड़ा होने वाला चल रहा था, ऐसा सिचुएशन हो रहा था, लग रहा था लड़ाई होगा। जबकि नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध है, शादी ब्याह होता भारत और नेपाल के बीच, और बिहार उसमें तो अव्वल है, बिहार तो एकदम सटा हुआ है। तो बिहार का तो जाइए ना मधुबनी वगैरह का जो सीमा क्षेत्र है कि नहीं, लोटा लेके बाथरूम लोग नेपाल जाता है, इतना जो है सो संबंध है गहरा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। तो इस तरह का सिचुएशन है। लेकिन केपी शर्मा ओली जो है ना चीन समर्थक है। अभी हुआ क्या, ये पुष्प कमल क्या कर लिया, एकरा से गठबंधन तोड़ लिया जो भारत का समर्थक था, और मिल गया केकरा से,
केपी शर्मा ओली से, एकरा से गठबंधन कर लिया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? अब जो ये सरकार दोनों का बना है, केपी ओली का और पुष्प कमल दहल प्रचंड का, ये चीन समर्थित बन गया है। अब ये चीन की गोदी में जाके बैठ गया है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो इस तरह से फिर से प्रधानमंत्री तो बना वही, लेकिन ये सरकार अब जो हो गई है चीन का समर्थक हो गई है और ये अपना व्यापार चाह रही है कि चीन के साथ बढ़ाएं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और हमारे यहाँ के अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि पापा का डंका बज रहा है। पापा का क्या बज रहा है? डंका बज रहा है। बताइए, मालदीव हमारा इंडिया आउट का नारा दे दिया, मालदीव खत्म। यहाँ से बांग्लादेश में जिसको हम आज़ाद करवाए वो कह रहा है इंडिया आउट का नारा यहाँ भी चल दिया। म्यांमार ये चीन का समर्थन में चला गया। श्रीलंका ये भी हमारा विरोध कर रहा है, चीन के समर्थन में चला गया। चीन तो हमारा दुश्मन है ही, इधर से पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ईरान हमारा दुश्मन बन चुका है। क्यों? हम लोग समर्थन कर रहे हैं किसको? अमेरिका को। अमेरिका हम लोग न्योता दिए थे गणतंत्र दिवस पर, आइए, ठुकरा दिया। लेकिन पापा का डंका पूरे दुनिया में चल रहा है। सारा पड़ोसी देश हमारे विरोध में आ गया, लेकिन कहता विदेश नीति बहुत तगड़ा है। नेबरहुड की नीति लाया था नरेंद्र मोदी। नेबरहुड मतलब हाँ, नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहले। अब देखिए सारे पड़ोसी पीछे हो गया, सब पड़ोसी हमारा दुश्मन हो गया। बताइए, ये है विदेश नीति। और जो अंधभक्त है कहेगा पापा का डंका बज रहा है। ये कैसन डंका है बताइए? ये सारा पड़ोसी उठ गया। ओ पापा ने वार रुकवा दिया। अरे हाँ, अच्छा चलिए। स्वीडन स्टिक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यानी सिप्री के द्वारा जारी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 4.7% हथियार के आयात में वृद्धि के साथ भारत विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। मतलब पूरे दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश कौन बन चुका है? लेकिन हम लोग नारा देते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ। समझ में आई बात है कि नहीं है? हम लोग को कहेगा स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। और यहाँ पर देखिए हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं? विदेश से। आयातित का मतलब क्या हुआ? दूसरे देश से खरीद रहे हैं। और वृद्धि कितना का हो गया? तो सरकार की नीति अलग जगह पर है और सरकार का भाषण अलग जगह पर है। आपको नहीं लग रहा है दोनों में बहुत अंतर है? चलिए अगला देखिएगा, जबकि सबसे बड़ा विक्रेता कौन बन चुका है? अमेरिका। बताइए, सबसे बड़ा विक्रेता अमेरिका और सबसे ज्यादा खरीदने वाला। लेकिन हम लोग स्वदेशी अपनाए हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अरे अमेरिका में बन रहा है तो स्वदेशी ना हुआ? अमेरिका तप्पन है ना, स्वदेशी ना हुआ? अब बुझबे नहीं करते, सरकार की नीति ये है ना। चलिए अगला है, पाकिस्तान कितना प्रतिशत का वृद्धि किया? 43% हथियार का वृद्धि कर लिया। चीन 44% का कमी कर दिया। क्यों? वो अपने बना रहा है, कल खरीदेगा। जब वो अपने बना ही रहा है तो दूसरे देश से क्यों खरीदेगा? समझ में आई बात है कि नहीं आई? भारत, रूस, फ्रांस एवं यूएसए से सर्वाधिक हथियार क्रमशः खरीदता है। सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदा है कहां से खरीदा है? रूस से। सबसे ज्यादा हम लोग हथियार खरीदे हैं कहां से? रूस से। उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद यूएसए से। समझदानी में समझ आए कि नहीं है? बात ये भी सही बोला कि लड़ाकू विमान लखनऊ एयरबेस से, बताइए जहां पर इतना सुरक्षा है, और लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर चोरी हो जाता है। ये अजूबा नहीं लगता आपको? बताइए, ये अजूबा। एक अलग बात है कि श्रृंगार के दुकान पर महिला लोग जाती है ना, तो नाक वाला कान वाला जेब में घुसा लेती है, वो चोरी हो जाता है तो अलग बात है। कई बार देखिएगा आप, मेला आर लगेगा ना, श्रृंगार दुकान पर महिला लोग जाएगी ना, तो देखिएगी पायल वगैरह ये सब, समझ रहे हैं ना? 10 गो 15 को देखिएगी, भीड़ जो ही देखिएगी ना, एक गो झोला में डाल लेती है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो पायल का चोरी हो जाना या नाक वाला चोरी हो जाना, ये एगो छोटा सामान है तो समझते हैं कि बैग में घुसिया ली। ये हेलीकॉप्टर के ना बैग में घुसैले होगा? बताइए हमारा ना 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 प्लास्टिक वाला लड़ाकू विमान था, लखनऊ एयरबेस पर लगल था, जहां पर इतना सुरक्षा होता है, इतना सुरक्षा जितना प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मिलता होगा।
बताइए, वहाँ से हेलीकॉप्टर चोरी हो जाता है। इसीलिए करके अगर अपना कोचिंग के नीचे से अगर एक को साइकिल चोरी हो जाए तो आप समझिएगा बहुत कम चीज चोरी हुआ है, चोरी नहीं हुआ है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? नहीं ना होता है, लॉक है मेरा, है लॉक। अब जाके देखिए ना, नाटो का 32वां सदस्य देश VVI हो गया। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बन चुका है, जबकि इसरो पहले 4 अप्रैल 2023 को 31वां सदस्य देश फिनलैंड को बनाया था। मतलब इससे पहले जो बना था वो कौन बना था? फिनलैंड। इससे पहले फिनलैंड, 31वां सदस्य नाटो का फिनलैंड, और 32वां जो बना है स्वीडन बना है। इस बात को याद रखिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब समझिएगा नाटो क्या है। नाटो एक यूरोपीय देश की संगठन है, संस्था है, जिसमें 32 सदस्य देश हो चुका है, और ये व्यापारिक और रक्षा संबंध, मतलब सारी तरह का संबंध है इसके साथ। व्यापारिक संबंध, रक्षा संबंध, हर तरह का संबंध ये कर रहा है। और किसी भी देश पर, नाटो के सदस्य में से किसी भी देश पर हमला होता है, नाटो अपना 32 देश मिलकर के एगो सेना बनाया हुआ है, 32 देश मिलकर के सामूहिक सेना। और किसी भी देश पर आक्रमण होगा तो सारे 32 देश का सेना उस देश पर आक्रमण कर देगा जो नाटो के सदस्य देश पर आक्रमण किया है। समझ में आई बात है कि नहीं? ये अलग बात है, हाँ, इसीलिए मजबूत है। चलिए, तो अभी जो 32वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो बना है। काफी VVI ये छपने वाला सवाल है, 2024 के किसी एग्जाम में छप जाएगा, एकदम छप जाएगा। स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टर्सन ने वाशिंगटन में अपना सदस्यता दस्तावेज सौंपा था। यहाँ पर देख सकते हैं साहब, यही है। कौन है ये? क्रिस्टर्सन, ठीक है, हाँ। अब बात आई नाटो की, तो NATO, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जनवरी 2023 में भूटान के PM पद संभालने के बाद तसेरिंग टोब्गे अपनी पत्नी तसीदोमा के साथ, पत्नी का क्या नाम है? तसीदोमा, और प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तसेरिंग टोब्गे। ये प्रधानमंत्री बने हैं, और जो ही प्रधानमंत्री बने हैं सीधा सबसे पहले भारत पहुंचे हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तथा दोनों देशों के बीच आधारिक संरचना विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल विद्युत सहयोग सहित भारत 10,000 करोड़ का भूटान में निवेश करने का समझौता किया है कि नहीं? 10,000 करोड़ का निवेश, भारत में फ्री में राशन, यहाँ पर 10,000 करोड़ का निवेश। समझ में आई बात की नहीं आ रही है? भूटान किसी गैर भूटानी को पहली बार अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गायलपो नरेंद्र मोदी को दिया। भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जैसे हम लोग के यहाँ भारत रत्न है ना, वहां पर सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द डुक गायलपो। ये केवल और केवल भूटान के लोगों को मिलता था सब दिन, पहली बार हुआ है। किसको दिया है? नरेंद्र मोदी को। अरे काहे ना दे साहब, जब भी जाता है 10,000 करोड़, जब भी आता है 10,000 करोड़, जब भी जाएगा यहाँ से कोई मंत्री 10,000 करोड़। बताइए, समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए, राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्रपति, ये तो प्रधानमंत्री था तसेरिंग टोब्गे, एक पत्नी का नाम तसीदोमा। वहां का राष्ट्रपति पूछा जाएगा भूटान का, जिग्मे खेसर नाम गयाल वांगचुक। क्या बोलेंगे? जिग्मे खेसर नाम गयाल वांगचुक। क्या बोलेंगे? जिग्मे खेसर नाम गयाल वांगचुक। ठीक है, चलिए साहब, यही है साहब प्रधानमंत्री जो बने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, ये जो है सो अभी जारी किया गया है यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा। कई बार पूछा जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा ये शुरू किया गया, जारी किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कौन सी देश की जनता कितनी खुशहाल है। जो ज़्यादा खुशहाल होगा उसका रैंक पहला मिलेगा, और जो कम खुशहाल है उसका रैंक
कम मिलेगा। तो खुशहाल जो होगा उसके लिए मानक आधार क्या है, नीचे देखेंगे, पहले देख लेते हैं। पहला स्थान पर कौन है? फिनलैंड। कौन है? तो बताइए खुशी फील कौन कर रहा है? यहाँ पर है ना फिन, तो याद रखिएगा फील, फील का मतलब क्या था? अनुभव करना। तो सबसे ज्यादा खुशी फील कौन कर रहा है? तो आप लोगों को भी क्या करना है? खुशी फील करना है। क्या करना है? खुशी फील करना है। तो खुशी में फिनलैंड, खुशी में फिनलैंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अपना वाला भारत कौन सा स्थान पे है? 126। हम लोग जिता दिए हैं ना 2024 में। 29 तक जाते जाते हम लोग ना 143 पे पहुंच गए हैं। फिर देखिएगा देश में सोचिएगा कि नरेंद्र मोदी का डंका नहीं बजा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? 143 देश में हम लोग 126वां पर हैं। लेकिन 100 नहीं, इससे पहले 126 था और ओकरा से पहले 120 था, 120 था। तो हमारी खुशहाली धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं? हमारी खुशहाली धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि 5 किलो राशन हो गया है ना, इसीलिए करके 126वां स्थान पे हम लोग आए हैं साहब। और बहुत जल्द 2029 तक अगर प्रधानमंत्री रह गया तो इस देश का विकास इतना तेज होगा कि खुशहाली में हम लोग पीछे से पहला स्थान पे रहेंगे, पहला स्थान पे रहेंगे पीछे से। 143 नहीं बोलना है, देशद्रोही कहीं का। हाँ, पीछे से टॉप करेगा तो बुझ भी नहीं करते हैं आप। सबसे अलग करना है अपना, सबसे अलग। चलिए अब देखिएगा, हम लोग का जब भी होता है सरकार से सवाल पूछा जाता है तो कहता पाकिस्तान को देखो ना भीख मांग रहा है, सब चीज में पाकिस्तान को समाहित कर देगा और पाकिस्तान से तुलना करके खुश हो जाता है कि नहीं? कि पाकिस्तानी के अगर मान लीजिए गंजी में एगो छेद है तो चलो अपना गंजी में छेद नहीं है, खुश हो। बस इतना, गंजी पहने हुए हैं लेकिन एक को नहीं है, बहुत खुश हैं हम। पाकिस्तान देखिए कौन सा स्थान है, बताइए खुश कौन ज्यादा है, भारत की पाकिस्तान? म्यांमार कौन सा स्थान है? जहां पर सैन्य तख्ता पलट है, सेना की सरकार है, वहां लोकतंत्र नहीं है, फिर भी कौन सा स्थान पर है? कौन ज्यादा खुश? अपना वाला चीन दुश्मन 60 पर है, नेपाल 93 पर, भारत लेकिन देश में डंका बज रहा है साहब। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए तो खुशहाली में कौन सा स्थान याद रखेंगे? फिर पहले स्थान पे भारत का स्थान। चलिए अब इसका मूल रीजन क्या है? इसका मूल रीजन क्या, मानक क्या, कैसे पता करेगा कि कहाँ का लोग ज्यादा खुशहाल या कम है? देखिए इसका मानक आधार है प्रति व्यक्ति जीडीपी, मतलब एक एक व्यक्ति का विकास कितना हो रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, हर एक व्यक्ति का जीडीपी। अगर आदमी का विकास होगा तब ना आदमी खुश रहेगा। दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, कहाँ का लोग कितना खुश है, सॉरी स्वस्थ है। सामाजिक समर्थन, उस देश में सामाजिक समर्थन कितना है, चाहे सरकार के प्रति हो चाहे उस देश के प्रति हो। उदारता, उदारता का मतलब है वहां का सरकार कितना लचीला है, कितना लचीलापन है जनता के प्रति। जहां पर तानाशाही होगा, जहां पर शासक एकदम क्रूर होगा, जहां का शासक हार्ड होगा, वहां पर खुशहाली नहीं रहेगा। आप ही के मम्मी पापा एकदम हार्ड रहेंगे, कोनो तने को गलती कहिए दे थप्पड़, तनिक गलती दे थप्पड़। समझ में आई बात है कि नहीं? आप खुश रहिएगा कि खूब खुश रहिएगा। तो उदार रहना चाहिए सरकार का। जीवन विकल्प की स्वतंत्रता, और इसके अलावा भ्रष्टाचार, जहां पर भ्रष्टाचार कम होगा वहां का लोग ना खुश रहेगा। ये सारे इस इंडेक्स का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, मतलब मीडिया वाला, मीडिया की स्वतंत्रता। आपको पता है
जो मीडिया यहाँ का कुछ राजनेता का तलवा चाट चाट करके साफ कर दिया था, हम लोग का रैंक क्या हो सकता है। यहाँ की जो सरकार का जो मंत्री संतरी है ना, जो पैर धोता नहीं है, मीडिया वाला चाट चाट करके धो देता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे। भारत का स्थान कौन रहा है? 159। तनिक हम लोग विकास किए, पिछला बार था 161, अब जो हो गया है, ये जो हुआ है ना, ये मत समझिएगा कि तलवा चाटने वाला मीडिया से हुआ है। ये हुआ है रवीश कुमार जैसे लोग या यूट्यूबर जो मीडिया नया नया आया है, समझ, द लल्लन टॉप के जैसे एक दो मीडिया जो आया है स्वतंत्र रूप से, इसके वजह से तनी दो पायदान हम लोग खिसके हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और अंतिम मनीष कौशिक, उसकी बात क्या करें हम लोग। अंतिम स्थान, ऐसे उसको विपिन सर देखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मोर्चा थमले हैं वो। अंतिम स्थान पर इरिट्रिया 180वां स्थान, और वो दिन दूर नहीं है 2029 तक। ऐसे अभी संभावना तनिक कम है, क्योंकि बैसाखी वाली सरकार आ गई है। चलिए अगला है साहब, 16 वर्ष की लंबी बातचीत के बाद भारत ने 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी ईएफटीए के साथ स्वतंत्र व्यापार के लिए समझौता 10 मार्च 2024 को हुआ। मतलब 4 यूरोपीय देशों के समूह के साथ 16 वर्ष के बाद, मतलब कांग्रेस सरकार से ही बात चल रही थी, अभी आकर के संपन्न हुई है, जिसका नाम व्यापारिक एवं आर्थिक भागीदार समझौता यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इस समूह में कौन कौन शामिल है? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे शामिल है। 4 देश है। और इसके साथ हम लोग चाहते हैं फ्री ट्रेड करें, मतलब वहाँ पर व्यापार करेंगे तो ना हमको टैक्स लगेगा ना उसको टैक्स लगे। समझ में आई बात है? ताकि हम जो सामान वहाँ बेचने जाएंगे वहाँ के लोगों को सस्ता मिले, क्योंकि टैक्स मुक्त हो जाएगा तो सस्ता मिलेगा ना साहब। इसी लेकर के शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चुनावी वायदे के अनुसार छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव सहाय महतारी वंदना योजना, कौन सा योजना? महतारी वंदना योजना, ठीक है, सभी के तहत सभी महिलाओं को डीबीटी का मतलब क्या था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब खाता में सीधे रुपया जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं? के तहत खाते में 1000 रुपया प्रति माह देना शुरू किया है, और पहले किस्त 655.57 करोड़ का खर्च आया है। एक वो किस्त अभी दिया है। मतलब चुनाव जब छत्तीसगढ़ में हुआ था ना, तो वहाँ का मुख्यमंत्री जो बीजेपी सरकार है, विष्णुदेव सहाय, बीजेपी पार्टी से ही ये वहाँ पर भाषण में, चुनावी भाषण में वादा किए थे, अगर हम जीत गए तो छत्तीसगढ़ के हर महिला को हम लोग सीधा खाता में 1000 का महीना देंगे, ताकि चाट समोसा तुम एक महीना खा सको। समझ में आई बात है कि नहीं आई? सीधा ये, ठीक है। तो अभी ये अपने वादे को पूरा कर दिया। कौन कहता बीजेपी वादा पूरा नहीं करता? देखिए वादा पूरा किया है कि नहीं। और इसमें पहला किस्त अभी लॉन्च हुआ है, उसमें खर्च आया 655.57 करोड़। अगर इतना करोड़ का एक किस्त में आया, अगर ऐसा 5 किस्त आ जाएगा तो लगभग मान लीजिए कि 5000 करोड़ का खर्च आएगा। और 5000 करोड़ में अगर कोई फैक्ट्री अगर लग जाता मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, कितना अच्छा होता। अगर इतना में ही 5-7 को फैक्ट्री लग जाता तो कितना लोगों को रोजगार मिल जाता। नहीं, इसको पता है कि 1000 देंगे ना महीना, तो हर महिला को याद पड़ते चलेगा 1000 आया है, 1000 आया है, 1000 आया है। कौन दिए हैं? विष्णु जी दिए हैं। कौन दिए हैं? विष्णु जी दिए हैं। समझ में आए? 1000 कौन दिए हैं? विष्णु जी दिए हैं। तो महिला को याद पड़ते रहेगा। और याद रखिएगा, हर राजनेता चाहता है कि महिला मेरे पक्ष में रहे। महिला सबको पसंद है, कारण है ना, महिला रहती है घर में, गांव में, जहां उसका वोट मतलब क्या कहते हैं, नाम होता है वोटर लिस्ट में, वो गांव में रहती है। तो महिला वोट अधिक गिरता है किसी भी चुनाव में, पुरुष वोट कम गिरता है। इसीलिए करके चाहता है कि महिला को घुमा करके रखे हमेशा। समझ में आई बात है कि नहीं आई?
तो ऐसे पता है आपको कि महिला का बुद्धि कहाँ होता है, सब लोग जानते हैं। हाँ चलिए, महिला लोग का बहुत बुद्धि होता है साहब। 1000 रुपया तो देगा, उसको ना वोट देगी। चलिए चलिए, क्या बोले? यहाँ नहीं हो रहा है, गिनवा दें, गिनवा दें। 1000 का महीना, साल में कितना रुपया? 12,000। ठीक, आप 10वां पास करते हैं, आप इंटर पास करते हैं, सीधा 25,000। बताइए क्या 1000 का महीना, 2000 का महीना। इंटर पास, ग्रेजुएशन पास किए 50,000, कितना का महीना? जोड़ते चलिए। सब रुपया जोड़ देंगे ना अभी, तो लगभग लगभग कम से कम 10,000 का महीना हो जाएगा। अब बुझबे नहीं करते हैं तो क्या लगता है नीतीश कुमार के नहीं सीटा गए 12 को? बहुते बात छोड़े, नहीं गिनती करवाना चाहते, छोड़िए वो सब बात। चलिए चलिए, 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए भारत में मनुष्य बचे या ना बचे, जानवर बचना चाहिए। तेंदुआ लाते हैं, चीता चीता होता है, अभी अब कैट कैट हो रहा है। ठीक है, चलिए, की स्थापना की गई और इसकी मंजूरी भी दी गई, और इसके तहत बाघों के, बाघ एवं बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे साहब। जो बड़ी बिल्ली समझते हैं, बिल्ली प्रजाति की जितना भी जीव है सबका संरक्षण किया जाएगा। और बिग कैट्स में कौन कौन आता है समूह में? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इस सब का संरक्षण किया जाएगा। इसी लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सब मिलकर हम लोग तेंदुआ बाघ को बचाएंगे। आदमी बचे भाई नहीं बचे, समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए, क्या बोले? हाँ बोलिए। छोड़ दें पानी के लिए, पानी पीने के लिए? छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। हम पहले बोल दिए थे कल, आप लोग का आदत खराब है। जय बजे मन होगा तब बजे तक। कल ना बोल दिए थे, क्या बोले? सतुआ पिकाती, रायते रख देती 2 रोटी बना करके। रात खाना ये तो है ना, गलती है। चलिए 5 मिनट हम पानी के लिए छोड़ देते हैं, मात्र 5 मिनट पानी के लिए। सौरभ को फोन करिए, सौरभ को। हाँ तो आप फिर नहीं होगा तो पूछ कितना हम देगा, नहीं देगा हमको बोलिएगा, हम आपको फ़ोन पे करेंगे, आप ला के दीजिएगा। चलिए साहब, इंटरवल ख़त्म हो गया। जिसको पापड़ ऊपर खाना था खा लिए। कितना बढ़िया रहता है कि वो नाश्ता वाला लगा देता नीचे में, कमाए का भी चल जाता कम से कम 200-500 रुपया, 1000 नहीं। चलिए हम तो कहते हैं कोई परमानेंट स्टॉल नीचे में खोल लीजिए, कुछ हो तो हो ही नहीं जाएगा। 500 बच्चा रोज इस बिल्डिंग में आता है। 500 अगर आता है तीनों कोचिंग मिला करके, 500 में अगर 200 बच्चा खा लिया और 10-10 रुपया का अगर खा लिया, समझ में आई बात? 2000 में अगर 1000 का आपका पूंजी भी लगल होगा तो शुद्ध नफा 1000 का। चलिए हम तो कहते हैं पेपर बेचिए, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं।
चलिए, सही बात। अब भुंजा बेच लेते तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जेबी में रहता, धीरू भाई अंबानी। हाँ, चलिए, प्रमुख नियुक्तियां। कुछ लोग बड़ा बड़ा ओहदा के नौकरी ले लेते हैं और हम लोग के लिए जीके बना के छोड़ देते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना, ठीक है। अब पूर्व में कौन थे? विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के जो राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो किशोर मकवाना। कौन बने हैं? किशोर मकवाना। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। अब पहले कौन थे? निधि छाबर, याद रखिएगा। प्रसार, ये पूछा हुआ था, हाँ। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत सहगल। पूर्व में कौन थे? सूर्य प्रकाश, ठीक है। चलिए, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। कुछ लोग पुरस्कार लेते हैं खुद, उपहार लेते हैं खुद, और हम लोग के लिए जीके बना देते हैं, कोई चॉकलेट भी नहीं खिलाते हैं। बताइए, विश्व सुंदरी माने धरती पर सबसे ज्यादा सुंदर। समझ में आई बात है कि नहीं? जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिस वर्ल्ड भी बोलते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 इस धरती पर से सबसे सुंदर होने का जो प्रतियोगिता है वो भारत में आयोजित किया गया है, इसलिए करके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। ये सब प्रतियोगिता अगर बिहार में करवा दिया जाए, क्या बताएं। एगो मोइनुल हक स्टेडियम में अथी हुआ था मैच, से देखे की हाल है। और विश्व सुंदरी प्रतियोगिता अगर बिहार में हो जाए, मत पूछिए, विश्व सुंदरी यहाँ रहबे न करेगी। आयोजन कहाँ? मुंबई में। इसका विजेता कौन बनी है? क्रिस्टिना पिस्कोवा। कौन बनी है? क्रिस्टिना पिस्कोवा। और ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। 2022 में कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का। ये कहाँ की थी? पोलैंड की। तो एक्चुअली है क्या, जो पिछले साल की जो सुंदरी होती है वो नई सुंदरी को ना ताज पहनाती है, नई सुंदरी को ताज पहनाती है। तो कई बार पूछल जाता है कि अभी हाल में विश्व सुंदरी 2023 की विजेता क्रिस्टिना पिस्कोवा को कौन ताज पहनाई है? तो याद रखिएगा, कैरोलिना बिलावस्का। ये कहाँ की है? पोलैंड की। और पिस्कोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य, याद रखिएगा। अब देखिए, विश्व सुंदरी ये बनी है तो इसका फोटो हम लोग नहीं लगाए हैं, क्योंकि ना जानबूझ के नहीं लगाए हैं। हर बार लगाते थे ना तो करता क्या था, नाम कम देखता था, फोटो ज़्यादा देखता था, इसीलिए इस बार छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय महिला जो विश्व सुंदरी बनी है वो रीता फाड़िया। कौन बनी है? रीता फाड़िया। 1966 में बनी थी विश्व सुंदरी। और 1994 में कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय। कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय। और 1997 में कौन बनी? डायना हेडन। कौन बनी है? डायना हेडन। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 1999 में युक्ता मुखी बनी थी, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। इतनी भारतीय विश्व सुंदरी बन चुकी है, लेकिन इस बार जो बनी है चेक गणराज्य की बनी है। कौन बनी है? चेक गणराज्य की। नाम क्या है? क्रिस्टिना। चलिए, बहुत बढ़िया। पिस्कोवा, ठीक है। ठीक है। अगला देखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023। ये जो बिजनेस के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है एस जयशंकर को। एस जयशंकर को मतलब बिजनेस को बढ़ावा देने में कौन से राजनेता योगदान अधिक किया है? तो एस जयशंकर। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सी के वेंकट रमन को घोषित किया गया। ये जो है टाइटन कंपनी के एमडी हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये रमेश जुनेजा को घोषित किया गया। ये मैनकाइंड फॉर्म के ये मालिक हैं। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर
ये याद रखिएगा, बिजनेस वुमन, ये महिला है हिना नागराजन। ये सीयूए है किसका? इंडियो इंडिया का, इंडियो इंडिया का, रेडियो इंडिया, रेडियो इंडिया का, रेडियो इंडिया का, हाँ याद रखिएगा। व्यापार जगत का अनसर्ट एंड यंग पुरस्कार 2023, ये भी बिजनेस से संबंधित है, जो बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वेलायन सोवैया को याद रखिएगा, ये चोलामंडलम कंपनी के संस्थापक हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वेणु श्रीनिवासन, टीवीएस मोटर्स जो है याद रखिएगा, टीवीएस मोटर्स के मालिक हैं ये। आउटस्टैंडिंग ज्यूरी का पुरस्कार नटराज चंद्रशेखरन को दिया गया, टाटा सन्स कंपनी के मालिक ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। अमर उजाला शब्द सम्मान 2023, इसी में आकाशदीप सम्मान भी दिया जाता है। इसकी राशि जो है 5-5 लाख, और ये हिंदी भाषा में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। इसके विजेता कौन बने हैं? विनोद कुमार शुक्ल और एमटी वासुदेव नायर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 96 ऑस्कर पुरस्कार 2023, काफ़ी VVI हो गया साहब, ये छपेगा सवाल, एकदम छपना तय है। 96 ऑस्कर पुरस्कार 2023, ये जो जारी हुआ है कैलिफोर्निया से, और ये मार्च 2024 में जारी किया गया पुरस्कार है, 23 का जारी हुआ 24 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया है ओपेनहाइमर को, साहब ओपेनहाइमर काफ़ी जो है सो धमाल बचेले है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता था ओपेनहाइमर, इस बात को याद रखिएगा। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, हीरोइन का क्या नाम है? एम्मा स्टोन, याद रखिएगा। और फिल्म कौन सा? ओपेनहाइमर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के हीरो हैं ये। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, ये ओपेनहाइमर के निर्देशक है, ये बात याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित, ठीक है। प्रिट्जर पुरस्कार 2024, काफ़ी VVI ये भी है, ये भी हो गया VVI साहब। प्रिट्जर पुरस्कार 2024, प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों का डिजाइन करना, किसी शहर को बसाना, किसी क्या कहते हैं बिल्डिंग का जो है सो वास्तुकारी करना, ये सब हुआ। तो प्रिट्जर पुरस्कार 2024 जो दिया गया है, इसके विजेता बने हैं रिकेन यामामोटो। कौन बना है? रिकेन यामामोटो। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। जबकि 2018 में जो है भारत के बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को। यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? प्रिट्जर को। वास्तुकला का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए साहब याद रखिएगा। गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं बोलना, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, और एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखिएगा साहब। इसके जो विजेता बने हैं प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनका योगदान है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एवं फंक्शनल एनालिसिस। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस में इन्होंने अपना बेहतर योगदान दिया है, इसी लेकर के इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? एबल। और गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा, किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? एबल पुरस्कार को। चलिए बहुत बढ़िया साहब। GD बिरला पुरस्कार 2023, GD बिरला पुरस्कार 2023, ये विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक लोगों को दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। इसके जो विजेता बने हैं GD बिरला फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर आदिति सेंडे को। ये प्रोफेसर हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज में है, वहाँ के ये प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के ये प्रोफेसर हैं, याद रखिएगा प्रोफेसर आदिति सेंडे, ठीक है। ये प्रयागराज में जो हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र है वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। चलिए प्रमुख निधन, कुछ लोग क्षुद्र ग्रह पर जाने के बाद भी हम लोग के लिए जीके बना के जाते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दे, ठीक है, नहीं दे गड़बड़ करते हैं, शांति मिलना चाहिए आत्मा। देखिए कोई भी लोग मृत्यु हो जाता है तो सब लोग खराबों लोग कहता भगवान इसको शांति दे दे,
आप लोग कहते हैं बताइए, ये सब देश के जाने माने लोग हैं। जफर आगा नेशनल हेराल्ड पत्रिका के पूर्व संस्थापक थे और एल रामदास पूर्व नौसेना प्रमुख थे। बताइए, पूर्व नौसेना प्रमुख थे, ऐसे में देशद्रोही घोषित हो जाइएगा। चलिए अगला है प्रमुख पुस्तक स्मोक एंड एसेस, आपको पता है, कई बार बोल चुके हैं। अमिताभ घोष, आपको पता है अमिताभ घोष ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। किसको? अमिताभ घोष को, अंग्रेजी भाषा के लिए। इनकी जो और पुस्तक है द शैडो लाइन्स, द हंगरी टाइड, द ग्लास पैलेस, ये सब उनकी पुस्तक है। व्हाई भारत मैटर्स, व्हाई भारत मैटर्स, ये किसका किताब है? एस जयशंकर का। याद रखिएगा। लाल सलाम किसका है? लाल सलाम स्मृति ईरानी, किसका है? स्मृति ईरानी का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बताइए ये पुस्तक किसका है? शेर जिसने चांदी पी लिया हो। सोमनाथ, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, एस सोमनाथ का। प्रमुख दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ध्रुवपान निषेध दिवस, ध्रुवपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को। बिहार दिवस एवं विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह का शहीद दिवस 23 मार्च को। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को। आपको पता है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। चलिए साहब अगला, हैती में भूखमरी एवं कुपोषण रिकॉर्ड पर है, जिसके वजह से हथियार बंद लूटपाट गिरोह एवं सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। इसके वजह से आम आदमी फंसे हुए हैं। देखिए हैती एगो देश है, हैती में इतना भूखमरी आ गया है, इतना भूखमरी आ गया है, इतना कुपोषण रिकॉर्ड पर आ गया है कि वहाँ का लोग वहाँ के सरकार का विरोध कर रहा है, ठीक है। अब उसी लोग के पीछे, उसी जनता के पीछे खड़ा होकर के ये जो है हथियार बंद लुटेरा, ये लूटपाट गिरोह जो है सो सेना के साथ गोली चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ की जनता विद्रोह कर रही थी, तो वो जनता के भीड़ में शामिल होकर के सेना के साथ विद्रोह करना, गोलीबारी करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके वजह से आम आदमी वहाँ पर फंस गए हैं। गोलीबारी जहाँ तहाँ सड़क पे होगा तो आम लोग क्या होगा? घर से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ से यूएसए सहित कई देश अपना दूतावास क्या कर दिए? खाली कर दिए। इतना हैती में इतना गोलीबारी शुरू हो गया कि अमेरिका सहित कई देश वहाँ से अपना दूतावास खाली कर दिया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और भारत सरकार वहाँ से फंसे भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती अभियान चलाया। आपको बताए ना, हम टाइम पर ऑपरेशन करते रहते हैं अपना, है कि नहीं? तो अभी क्या बताए? तो ऑपरेशन संकल्प किसको छुड़ाने के लिए? उस जहाज को छुड़ाने के लिए। और अभी फिर कौन सा ऑपरेशन चला दिए? ऑपरेशन इंद्रावती। समझ में आई बात है कि नहीं है? इतना ऑपरेशन करेंगे ना, एक जगह बचल नहीं रहेगा, है कि नहीं? अभियान चलाया गया। तथा पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक भारतीय को ले जाया जा रहा है। मतलब हैती में सटा हुआ जो देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, एगो ये देश है, वहाँ से भारतीय को निकाल करके पड़ोसी देश में लाया जा रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए अब बात आई ऑपरेशन की। तो कौन कौन ऑपरेशन हम लोग किए हैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन अजय चलाया गया, ठीक है। वरुण, ऑपरेशन वरुण, म्यांमार में मोचा तूफान जब आया था तब लोगों को सहायता करने के लिए हम लोग ऑपरेशन वरुण चलाए थे।
ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीय को, वहां पर तख्ता पलट हो गया था सूडान में, तो वहां पर फंसे भारतीय को बाहर निकालने के लिए कौन चलाए थे? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन दोस्त, सीरिया और तुर्की में जब भूकंप आया था तो भूकंप में फंसे लोगों को, भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाए थे, है कि नहीं? ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो वहां पे फंसे भारतीयों को, विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए हम लोग ऑपरेशन गंगा चलाए थे। ऑपरेशन वंदे भारत, कोरोना के समय लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चला था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को वापस निकालने के लिए। समझ में आई बातें कि नहीं आई? कई बार हो सकता है एक तरफ ऑपरेशन दे देगा और एक तरफ संबंधित जो बात है वो दे देगा, फिर कहेगा मैच करने के लिए। तो याद रखिएगा साहब, इतना ऑपरेशन हम लोगों को करके रखना है। अगला है भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत शक्ति युद्धाभ्यास। क्या नाम है? भारत का तीनों सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये तीनों मिलकर के राजस्थान के पोखरण में ये युद्धाभ्यास किया। और इसी बीच हमारा एगो तेजस विमान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया साहब। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में भारतीय तीनों सेना, संयुक्त सेना किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया? क्या बोलेंगे? राजस्थान के पोखरण पे। और इसका नाम क्या दिया गया है? भारत शक्ति युद्धाभ्यास। क्या नाम दिया है? चलिए, अति सुंदर साहब। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास 2024, समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। और ये भारत और किसके बीच हुआ? मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच। और ये किस प्रकार का है? नौसैनिक है, ठीक है। और इसके साथ भारत और मलेशिया के बीच थल सेना का भी होता है, जिसका नाम है हरिमाओ। क्या नाम है? हरिमाओ। भारत और मलेशिया के बीच थल सेना युद्धाभ्यास, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सी डिफेंडर युद्धाभ्यास, इसका आयोजन कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर में। भारत और किसके बीच? यूएसए के बीच। भारत और यूएसए के बीच सी डिफेंडर युद्धाभ्यास पोर्ट ब्लेयर में हुआ। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की, ठीक है। इसके अलावा भारत और यूएसए के बीच ब्रज प्रहार होता है। ये किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच। और याद रखिएगा थल सेना का है। एक युद्धाभ्यास भी होता है, ये भी थल सेना, भारत और यूएसए के बीच। टाइगर टाइम्प 20, ये भी भारत और यूएसए के बीच। कॉप इंडिया, ये भारत और यूएसए के बीच, वायुसेना का है। और रेड फ्लैग वायुसेना का, भारत और अमेरिका के बीच। रेड फ्लैग दरोगा में पूछा गया था, अभी जो हाल ही में दरोगा हुआ था, रेड फ्लैग पूछा गया था ना। चलिए साहब, अगला है 10वां लामितीय युद्धाभ्यास। 10वां लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन जो हुआ वो सेशेल्स में हुआ। और ये जो होता भारत और सेशेल्स के बीच होता है। इतना बात आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है साहब। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी 2023-24। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से पूछा जाएगा? क्या बोलेंगे? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। समझ में आई बात कि नहीं आई? किससे है? क्रिकेट से है। बहुत बढ़िया। फाइनल मैच जो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और इसी स्टेडियम में एक खिलाड़ी का विशाल प्रतिमा लगा है। किसका? तेंदुलकर का। किसका? तेंदुलकर का। याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा लगा है, याद रखिएगा साहब, वानखेड़े स्टेडियम। चलिए अब देखिएगा, इसका विजेता कौन बना है? मुंबई हुआ। मुंबई में विजेता वाला मुंबई। और कप्तान कौन था मुंबई का? अजिंक्य रहाणे। कौन था? अजिंक्य रहाणे। और पूछा जाएगा उप विजेता कौन बना? विदर्भ। और इसका कप्तान कौन था? अक्षय वाडकर। बढ़िया खिलाड़ी नहीं है क्या हो? अक्षय वाडकर नहीं जानते हैं आप लोग? देखते हैं ना आईपीएल वगैरह? उत्तराखंड तो जानबे करते हैं हम भी। नहीं खेलता? अच्छा छोड़िए, तब वो बस में टीम खेलता होगा।
चलिए, स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इन्हें 2018 में पद्म भूषण भी मिला था। पूछा जाएगा अभी स्नूकर खिलाड़ी किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? पंकज आडवाणी को। क्या बोलेंगे? पंकज आडवाणी को। समझ में आई बात है कि नहीं आई? पूछा जाएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, क्या बोलेंगे? स्नूकर से। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष नितिन नारंग बने हैं। कौन बने हैं? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष नितिन नारंग बने हैं। वे संजय कपूर के स्थान लेंगे साहब, ये बात याद रखिएगा। अब एक और आ गया VVI। आपको पता है जैसे कि IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से क्या होता है? WPL माने वुमेन प्रीमियर लीग, यानी महिला का भी IPL शुरू हो गया नहीं? तो ये दूसरा IPL है महिला वाला, इसको हम लोग WPL के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? WPL के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, BCCI के द्वारा आयोजित सेकेंड महिला प्रीमियर लीग 2024, इसका आयोजन जो हुआ 23 फरवरी से लेकर के 17 मार्च 2024 के बीच, ठीक है। आयोजन इस बीच में होता है, ये सेकेंड है, पिछले बार शुरू हुआ था। इसका जो विजेता बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कौन बना? RCB बना है। कौन बना है? RCB। इस बार तो RCB हार गया था ना, लेकिन RCB हार गया था, लेकिन एक तरह से नाम बहुत RCB का चल रहा था, पता नहीं काहे चल रहा था, पुरुष वाला में, और विराट कोहली था उसका कप्तान। हाँ हाँ, अच्छा। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये टीम जीता है, और इसके जो कप्तान थी स्मृति मंधाना, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। कई बार सीधा सवाल पूछेगा कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, क्या बोलेंगे? क्रिकेट से। कौन बोलता है बैट बॉल से? कौन? स्मृति मंधाना, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। और उप विजेता जो बनी है दिल्ली कैपिटल्स। कौन बनी है? दिल्ली कैपिटल्स। और यहाँ की कप्तान कौन? मैग लाइनिंग। मैग लाइनिंग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की थी ये, ठीक है। देखिए तो, चलिए उसके बाद पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को। ये कहाँ की? RCB, जो RCB जीता उसी को पर्पल कप। अच्छा, पर्पल कप क्यों दिया जाता है? जो बढ़िया बॉलिंग करता है ना क्रिकेट में पूरे टूर्नामेंट में, उसको दिया जाता है पर्पल। ज्यादा विकेट के साथ साथ रन भी कम ना। चलिए उसके बाद ऑरेंज कप, ये जो ज्यादा रन बना देता है, बढ़िया बैटिंग करता है, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। एलिस पेरी ये RCB की तरफ से, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो दीप्ति शर्मा की। और किस टीम से खेल रही थी? यूपी वॉरियर से खेल रही थी। किस टीम से खेल रही थी? यूपी वॉरियर से। तो जीत गई RCB, हार गई दिल्ली कैपिटल्स, यही ना। और जो जीती थी RCB, उस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन? चलिए बहुत बढ़िया। अब टीम जो भाग ली है, कितना टीम? 5 टीम भाग ली है। कितना टीम भाग ली है? 5 टीम भाग ली है। तो याद रखिएगा, क्योंकि महिला वाला है, महिला वाला तो हर बात इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा, RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना। यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हीली, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, ये भारत की। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ये भी भारत की। और गुजरात जायंट्स की कप्तान कौन थी? बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया की। और दिल्ली कैपिटल्स की मैग लाइनिंग, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आई बात है कि नहीं है? 3 गो ऑस्ट्रेलिया की या 2 गो भारत। चलिए, तो अगर से बढ़िया सफाली बढ़िया बर्मार को बना देता कप्तान, ऑस्ट्रेलिया वाली को आकर बनाते, बताइए क्या बोले? चलिए अगला है संतोष ट्रॉफी 2024। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? किससे है? फुटबॉल से, याद रखिएगा, ठीक है। फीफा कप का संबंध
फुटबॉल से। इसका जो विजेता बना है सेना टीम, कौन बना है? सेना टीम। और उप विजेता कौन बना है? गोवा। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सा है। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलेटिक्स देवेंद्र झाझड़िया, नाम सुने होंगे। तो सबसे पहला बात तो यही याद रखिएगा कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? क्या बोलेंगे? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? पैरा एथलेटिक, मतलब क्या हो गया? दौड़ से। ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति का नए अध्यक्ष बनाया गया साहब, VVI हो गया, VVI हो गया। क्या बोले? तो सब उसी में भाग लेता है, उसी तरह का सब रहता है। एगो नाम सुने होंगे, अनहरा में काना राजा, सुने हैं कहावत, अनहरा में काना राजा। तो पैरा एथलेटिक्स है, तो पैरा जो विकलांग होगा वही ना सब इसमें रहेगा शामिल। किसका? देवेंद्र एथलेटिक्स, जितना भी एथलेटिक्स खेल जितना भी होता है, मतलब पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स नहीं, पैरा ओलंपिक, इसमें वही सब लोग भाग लेता है जो सीधा नहीं है, तनी मनी टेढ़ा है। समझ में आई बात? केकरो हाथ नहीं है, केकरो पैर नहीं है, किसी का आंख डैमेज है। समझ में आई बात? मतलब किसी ना किसी तरह से शरीर जो है ना, उसका शरीर का बनावट किसी भी प्रकार से क्या अपंग है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और ये दीपा मलिक का स्थान, ये पहले कौन थी? दीपा मलिक थी। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक के समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। जुलाई 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा साहब? ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। याद रखिएगा, कहाँ की राजधानी? फ्रांस की राजधानी है। और इसके जो ध्वजवाहक भारत की तरफ से बने टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को बनाया गया ध्वजवाहक। VVI हो गया साहब। ध्वजवाहक कौन बना है? शरत कमल बन चुका है। जबकि खिलाड़ी दलों का प्रमुख जो बनाया गया है, मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मैरी कॉम। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है पूछ रहे हैं? मणिपुर से। मैरी कॉम का मणिपुर से। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का फाइनल में युगल जोड़ी का खिताब, ये बैडमिंटन से, ठीक है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन है, टेनिस नहीं समझिएगा। इसका भारतीय युगल मतलब समझते हैं? जोड़ा, 2 खिलाड़ी इधर से रहेगा, 2 खिलाड़ी इधर से, इसको बोलते हैं युगल खेल। हाँ, तो इसके जो है सात्विक साईराज, आपको पता है कौन सा पुरस्कार मिला अभी? सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को अभी हाल ही में 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है ना। छपेगा, छपा भी है, तो छपा है, पहले भी बताए हुए हम। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीनी खिलाड़ी ली जे हुई, क्या नाम है? ली जे हुई, और यांग पो हुआन, क्या नाम है? यांग पो हुआन, ये दोनों को हरा दिया। सात्विक राज और चिराग शेट्टी मिलकर चीन वाला को क्या कर दिया? ली जे हुई कर दिया। ली जे हुई और यांग पो हुआन दोनों को हरा करके फ्रेंच ओपन बैडमिंटन जीत लिया। तो याद रखिएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। ठीक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर दिस इज न्यू इंडिया, पूरे भारत के हर जगह का नाम बदल दिया जाएगा, तब फिर हो जाएगा दिस इज न्यू इंडिया, ये नया भारत है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? आप भी जब बूढ़ा होने लगिएगा नाम चेंज कर लीजिएगा, आप भी नया हो जाइएगा। ठीक है। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या देवी होलकर कर दिया गया। तो महाराष्ट्र में एक शहर था अहमदनगर, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अहिल्याबाई। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में कौन कौन शहर का नाम बदला याद रखिएगा। औरंगाबाद का नाम बदल गया, औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है और इसका भी नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया। मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। और फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया।
पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। और भी कई नाम बदले गए हैं, ठीक है। त्रिपुरा के, और आपको पता है कि दिल्ली का जो कौन सा राजपथ था, कर्तव्य पथ हो गया। किसका नाम? राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, याद रखिएगा। मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अमृत गार्डन कर दिया गया साहब, याद रखिएगा। त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के द्वारा हाथ से बुने कपड़े रीसा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। रीसा को जीआई टैग। अब देखिएगा किस किस को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये सब हाल ही वाला है जीआई टैग। किश्तवाड़ का केसर, केसर आपको पता है कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा किश्तवाड़ वहाँ का जिला है और उस जिला के केसर को दिया गया जीआई टैग, याद रखिएगा। फिर काडियाल साड़ी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। काडियाल साड़ी पश्चिम बंगाल का, इसको जीआई टैग। उसके बाद पश्चिमी क्राफ्ट, क्राफ्ट ये जो है सो जम्मू कश्मीर का है, धागा बनाया जाता है ये, इससे इसको जीआई टैग। सुंदरवन शहद को जीआई टैग दिया गया पश्चिम बंगाल में। जलपाईगुड़ी काला नुनिया चावल बंगाल, ये बंगाल का काला नुनिया चावल, इसको जीआई टैग। सालेम सागो को, सालेम सागो ये तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है। वांचो शिल्प, वांचो मतलब समझते हैं? बांस का बना हुआ, बांस का बना हुआ अलग अलग चीज, कुर्सी टेबल वगैरह जो होता है, तो इस सब को दिया गया अरुणाचल प्रदेश का वांचो शिल्प को जीआई टैग। रायगढ़ा शॉल, शॉल मतलब साल चादर, उसको दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। और लाकाडोंग हल्दी ये मेघालय का है, इसको जीआई टैग। गारो चुबीसी मादक पदार्थ, ये प्रकृति से निकाला गया ये मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, इसको भी मेघालय में जीआई टैग दिया गया, ठीक है। और लार नहीं मिट्टी बर्तन को, ये मेघालय का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और लाल चींटी की बनी चटनी को जीआई टैग कहाँ मिला है? उड़ीसा में। लाल चींटी का चटनी, ललका जो चुट्टा निकलता है ना, ओकर चटनी को जीआई टैग मिला है। समझ में आई बात है कि नहीं है? चलिए, ये हो गया साहब जीआई टैग से संबंधित। अगर बोलेगा ब्लैक राइस कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? ब्लैक राइस यानी काला चावल, काला चावल मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पे? एमपी में, याद रखिएगा। बिहार की बात करेगा तो याद रखिएगा मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। उसके बाद जर्दालू आम को जीआई टैग मिला। उसके बाद मगही पान को जीआई टैग मिला। सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला। मखाना को जीआई टैग मिला। कतरनी चावल को जीआई टैग मिला। और मगही पान को जीआई टैग मिला, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग को मिला, मंजूसा पेंटिंग को मिला। ये सब बिहार से जुड़े जो चीज़ है उन सबको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है।